नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात अयोध्या में दिवाली के मौके पर लगातार हो रहे कार्यक्रम चल रहा है। लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर उस कार्यक्रम की, भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। राम की पैड़ी सरयू घाट से लेकर राम कथा पार्क तक सतरंगी रोशनी से सजावट की गई। सुबह से भव्य आयोजन चल रहा है। थोड़ी देर में सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर में सरयू तट पर 12 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर पर्यटन विभाग ने 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग का भी इंतजाम किया है। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे लेजर शो होने वाला है। श्री राम को लेकर सियासत भी हो रही है। दिवाली के भव्य आयोजन के बीच अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। आपको सुनवाते हैं अयोध्या में सीएम योगी ने कहा क्या। कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे। आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो कार सेवा करता नजर आएगा। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अब मौसमी राम भक्त दाएं और बाएं हाथ से घंटी बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले लोग यही ललकार के कहा करते थे कि यहाँ पर राम जी का अस्तित्व नहीं है। कोर्ट में एफिडेविट देते थे राम सेतु बंधु रामेश्वरम नहीं है, कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा। अब 4 साल से हम लोग के उत्सव हो रहे हैं। अब आपने देखा कुछ छद्मवेशी मौसमी राम भक्त दिखाई पड़ने लगे। दाएं और बाएं हाथ से घंटा बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो चुनाव में अब राम जी के प्रति आस्था दिखाकर अपनी वैतरणी पार करने का भी स्वप्न देखना चाहते हैं। ये बात सही है कि राम जी सबके हैं, लेकिन जो लोगों ने राम जी के काज में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की थी, उनको आज देखना चाहिए कि पूरा राममय वातावरण पूरे देश में और पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। भगवान। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ट्वीट किया। लिखा कि आज ही 1990 में कार सेवा नहीं थी, फिर भी निहत्थे राम भक्तों पर बर्बरता से गोलियां चली थीं। आज के सारे मौसमी राम भक्त कार सेवकों के हत्यारों के साथ खड़े थे। आज संपूर्ण समाज व राष्ट्र की चेतना संगठित हुई तो अयोध्या का यह दृश्य दिखा है। मायावी शक्तियां भले प्रबल हों, पर यह तो धर्मस्ततो त्यज्य। दरअसल जो विपक्षी दल राम मंदिर बनाने से पहले या बनने से पहले बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सियासत करती है, जिन विपक्षी दलों को कभी राम के नाम से ही परहेज था, जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, वो आज राम नगरी अयोध्या का दौरा करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, हर पार्टी आज यही कार्ड खेल रही है। बीजेपी के भव्य कार्यक्रम को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिवाली पर पहले सबको बधाई दी, फिर बीजेपी पर हमला बोला। आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। जहां हम दिवाली मना रहे हैं, वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है। और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। ये हमारा देश और देश का किसान कहाँ जा रहा है आखिरकार? सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता दुखी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं आम आदमी जो है वो सब देख रहा है और बीजेपी का सफाया कर देगा।
उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी के एक निजी चैनल में दिए बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ जी पर हमला बोला। संजय सिंह जी ने लिखा, प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का बड़ा बयान। अयोध्या किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। आदित्यनाथ जी ने यहाँ के लोगों के दुकान मकान तोड़वाए हैं, उनका यहाँ घोर विरोध होगा, वो गोरखपुर से चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल है, दिव्य दिवाली देख क्या मौसमी राम भक्त जल रहे हैं? बीजेपी की राम भक्ति देख विपक्ष ने रास्ता बदल लिया है जो कहा जा रहा है। बीजेपी को देख विपक्ष मजबूरी में राम भक्त बना है क्या? वोट के लिए विपक्ष घंटी बजाने की प्रैक्टिस में जुटा है क्या? इसी तरीके के तमाम सवाल हैं। और इस बार यूपी चुनाव में अयोध्या का क्या किरदार होगा, अयोध्या का कितना महत्व होगा, राम मंदिर का कितना महत्व होगा, क्या ये इसके भी संकेत हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपराजिता सारंगी प्रवक्ता हैं बीजेपी की जुड़ रही हैं, आपका बहुत स्वागत। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत। और डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित थिंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी आपका भी स्वागत और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी। लेकिन घनश्याम जी आपसे ही शुरू करता हूं पहले, क्योंकि योगी जी जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो पहले राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे वो अब आने वाले कुछ दिनों में कार सेवा भी करेंगे, ये हमने बदलाव ला दिया है। शान जी आपको नमस्कार, नमस्कार और मेरे को पैनल को नमस्कार और साथ में सभी को छोटी दीपावली और दिवाली की शुभकामनाएं। हमारी उम्मीद है कि हम सब एक देश के रूप में काम करेंगे और हर परिवार जो आज महंगाई से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, सरकार की बदहाली कराई हुई नीतियों से परेशान हो, हर परिवार में खुशहाली लाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प है कि हर परिवार को बुरे दिन दिखाने वाली सरकार, जिसने घर घर में बेरोजगारी दी है, घर घर में महंगाई दी है, जहां पर आज दिए जलाना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल डीजल की और गैस का सिलेंडर के दाम आप देख रहे हैं, जिसे हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, हम उसे बाहर करेंगे। जहां तक आदित्यनाथ जी ने कहा है, आप देखिए शुरू से मुख्यमंत्री की भाषा, चाहे मीडिया के रिपोर्टर्स को लेकर के हो, विपक्ष के नेताओं के को लेकर के हो, अमर्यादित रही है। एएनआई के रिपोर्टर को क्या कहा, उससे पहले जो बयान अखिलेश जी के पिताजी को लेकर उन्होंने बयान दिया, आज खानदान के को लेकर दिया। जो व्यक्ति अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में ये न जा पाए, कोरोना का बहाना करते हुए, और फिर चुनाव प्रचार दिखाई दे, उसका पाखंड सबको दिखाई देता है। जो व्यक्ति संसद में रोता हुआ पाया जाए और वो कहे कि जनता दिखा देगी ताकत तो वो होती है जब आप अपने अपराधों की घंटी जो आपके गले में लटकी हुई थी उससे भागने के लिए आप संसद में रो रहे थे। बहरहाल आज के दिन पे अगर राम भक्ति की परिभाषा ये है, ये इकोनॉमिक टाइम्स है आज का, जिसमें इतना बड़ा प्रचार छपा हुआ है। जानते हैं इसमें नीचे लिखा हुआ है, महापौर किसने दिया है? ऋषिकेश उपाध्याय, महापौर अयोध्या। जिन लोगों के ऊपर चंदा घोटाला करने का आरोप हो, वो इतना बड़ा प्रचार से छपा हुआ है, इतना बड़ा प्रचार करते हैं और फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं वो राम भक्त नहीं है। इस देश में हर परिवार में आस्था का कुंज है और ऐसे में वही लोग जिनकी आस्था पाखंडी है और दूसरों को आईना दिखाते हैं कि उनका देश प्रेम कमजोर होगा या उनकी राम भक्ति या उनकी आस्था कमजोर होगी। हमारी आस्था मजबूत है और हमारा। लेकिन घनश्याम जी ये जो कार सेवकों पर गोली चलाने का इतिहास है, ये आपके दामन से छूटता नहीं। और अयोध्या में बीते 4 साल में जैसी दिवाली देश ने देखी, वैसी कभी आपके या आपके पहले के भी दूसरी जो सरकारें यूपी में रही उस दौरान नहीं देखी। तो लोगों के मन में ये प्रश्न तो होता होगा कि भाई आप कितने राम भक्तों को लेकर चिंतित हैं या उससे कितना जुड़ाव रखते हैं, इसको लेकर वो सोचते होंगे शायद। देखिए, मैं मानता हूं कि ये वर्तमान नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह इस नेतृत्व से नफरत करता है। क्योंकि ये जब 70 साल की बात बखान करते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसमें ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लपेट लेते हैं। राजनाथ सिंह जी उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये पहली बार कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। इस तरह के डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी है। लेकिन स्वयं को महिमा मंडित करने के लिए ये एक ही तरीका है। यदि आपने कोई, सुशांत जी आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अगर आपने स्वयं कुछ नहीं किया होता तो आपकी पत्रकारिता सिर्फ ये होती दूसरे पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाओ। इसी तरीके से एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। अब वो इतिहास के में जो लोग जा चुके हैं या इतिहास के वो घटनाएं जो हो चुकी हैं उसको लेकर के अपनी राजनीति का ढिंढोरा पीट रहा है। आप क्यों नहीं कह सकते कि आज हर उत्तर प्रदेश के घर में खुशहाली है कि 4.5 साल में हमने ऐसा काम किया है।
आप ये कह नहीं सकते। एक भी गरीब का घर ऐसा नहीं है जो आपके काम के चलते वहां पर खुशहाली के दिन पर घनश्याम जी, आप लोग, आपकी पार्टी, आपके नेता भी तो आरएसएस का कितना पुराना इतिहास ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। आज आरएसएस ने कोरोना काल में क्या किया इसका जिक्र तो नहीं होता, तो ये इतिहास के पन्ने कैसे फाड़ के फेंक तो नहीं दिए जाएंगे? अगर आपके संगठन के ऊपर आरोप है कि महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलवाई, तो ये इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, तो कार सेवकों पर जिसने गोली चलाई उसको बुलाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आप अपने कामों, जो काम आप नहीं कर पाए, नाकारा रहे, उससे छुपने के लिए इतिहास के पन्नों को तलाश रहे हैं? ये आप पर भी आरोप हो सकता है सर। नहीं, ये नहीं हो सकता ना घनश्याम जी की, ये नहीं हो सकता कि गांधी जी पर किसने गोली चलाई ये याद रखा जाए, लेकिन कार सेवकों पर किसने गोली चलाई जाए ये चलवाई ये भुला दिया जाए। ये बात क्या नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि क्या आप इतिहास के पन्नों में इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि आप अपने संकल्प पत्र को कूड़ेदान में फेंक चुके हैं? क्या आप रोजगार नहीं दे पाए? नहीं, तो जब आप गोडसे को निकाल कर लाते हैं, आप किसके पीछे छुपते हैं फिर? जब हम सरकार में थे, हम किसी के पीछे नहीं छुपते थे, हम सरकार के काम दिखाते थे, हमने प्रचार किया काम बोलता है के ऊपर, हम आज भी अपने काम के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, अपराजिता सारंगी, आप पर आरोप ये है बीजेपी पर, काम आपने किया नहीं इसलिए राम 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 कर रहे हैं, और कार सेवकों पर गोली किसने चलाई, ये इतिहास के पन्ने जो हैं ये आप अपने नकारापन को, काम न करने को, उन चीजों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता को सुना, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। स्थिति यह है कि जो क्रोध है उसे प्रकट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राम की बात है। देखिए, आज के दिन हम सब ने निर्णय लिया है कि करीबन 12 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। वोकल फॉर लोकल की बात को भी ध्यान में रखें, और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इसे मैं आप सबको अनुरोध करूंगी चुनाव के साथ न जोड़ें। 2017 से ऐसा कार्य होता आ रहा है और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में भी होता रहेगा। ये 5वीं बार है, और आप जैसा कि जानते हैं कि 9 लाख दिए सरयू के तट पर लगेंगे और करीबन 3 लाख अयोध्या नगरी में लगाए जाएंगे। अभी स्थिति ये है हमारे बंधुओं की कि ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया या फिर यूपी को जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब स्थिति ये है कि ये राम से खुद को दूर भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री ने कहा, मंदिर में जब पूजा की प्रक्रिया होती है तो घंटी कैसे बजाई जाती है उसे भी सीख रहे हैं। और आदरणीय योगी जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूं कि कार सेवकों पर जिन्होंने गोली चलाई थी, अब निश्चित तौर पर वो राम भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, उपाय नहीं है इनकी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको कह दूं, राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का उद्यम है। मैं बार बार ये बात कहूंगी। लेकिन अपराजिता जी, इसमें एक प्रश्न तो रह गया ना जिसका जवाब नहीं मिला कि अगर 12 लाख दिए जल रहे हैं और आदर्शों में राम, अपराजिता जी 12 लाख दिए अगर आप जला रहे हैं, अयोध्या में भव्य आप दिवाली मना रहे हैं, तो उसमें बार बार साल दर साल ये याद क्यों दिलाना पड़ता है कि राम भक्तों पर किसने गोली चलाई थी? आप अपना काम दिखाइए, जिसको याद रखना होगा वो रखेगा। मुझे आप बोलने दें। देखिए, लोगों को जोड़ना, दल मत निर्विशेष सारे लोगों को राम के साथ जोड़ना देश को जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन मैं कह दूं कि हम विकास की राजनीति की बात करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विकास की दिशा में यूपी में क्या काम हुआ, तो मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ। उन्हें काफ़ी समय मिला, मुझे कुछ तथ्य रखने का समय दे। कुछ सालों में 2017 से अभी तक जो पहले पर कैपिटा इनकम था 47,116 रुपये, वो बढ़कर 94,495 हो गए, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कह दूं कि जहां तक सरकारी नौकरियों की सवाल है 4,52,000 युवा वर्ग के प्रतिनिधियों को नौकरी दी गई है इन 4.5 सालों में।
14,935 किलोमीटर रोड कुछ वर्षों में बने हैं। और आप सबको ज्ञात है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुछ दिनों में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा और उसका उद्घाटन होने जा रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विषय में भी आप सबको ज्ञात है। और मैं कह दूं कि इनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% था और अभी घटकर 4.1% हो गया है। और आज के दिन यूपी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, 7 नंबर से 2 नंबर पर यूपी की अर्थव्यवस्था आ गई है। ये हमें मतलब मानना आप कह रही हैं पड़ेगा। आपके मैं पास कह दूं, राम भी हैं मैं और भारतीय आपके पास प्रशासनिक गिनाने सेवा के लिए में थी और काम मैं भी आपको हैं। बता दूं, मुझे 30 सेकंड दें। ठीक है, मुझे जल्दी आप मैम, 30 अभी सेकंड और दें। लोगों का भी इनिशियल कमेंट मुझे लेना, आप जल्दी 30 सेकंड दें जी। देखिए, ऐसा है कि बजट प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इंगित करता है कि कोई भी राज्य या कोई भी राज्य सरकार कितनी सीरियस है, कितनी गंभीर है लोगों के विकास को लेकर। 2017 में उत्तर प्रदेश का एनुअल बजट, वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ था। इसे आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में बढ़ाकर इस साल 5.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। मुझे लगता है यह सब ठीक अभिनंदनीय है, है। घनश्याम जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, सर रुकिएगा अभी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शांतनु गुप्ता, आपका एनालिसिस क्या है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ राम का नाम या काम भी है? और जो राम के नाम और राम भक्तों पर गोली किसने चलाई, ये सब याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुशांत भाई, देखिए, एक वोटर जब वोट करने जाता है तो उसके पास बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं। वो काम भी देखता है और वो देखता है कि वो क्या, जो मेरी सरकार है वो मुझसे, जो मेरा जीवन है उससे वो जुड़ी है। तो राम का नाम भी और काम दोनों वोटर की इक्वेशन में होता है। हमने देखा कि अब सब राम राम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, बसपा का भी जो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हुआ वो अयोध्या से शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी को लगता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो भी। तो जिन्होंने चाहे राम भक्तों पे गोली चलाई, कोई शौचालय बनाना चाहता था, कोई अस्पताल बनाना चाहता था, किसी की नानी नहीं चाहती थी कि मंदिर बने, वो सब राम नाम ले रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अब ये जो जाति के नाम पे राजनीति होती थी, अब सब साथ आ गए राम पे नाम पे, तो हमें भी उसमें कुछ अपना वोट शेयर लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी उनकी, जो विपक्षी दल है उनकी, गलत है। क्योंकि ये कह के वो राम के नाम को और बड़ा कर देंगे, राम के नाम पे वोट लेने को और बड़ा कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो फिर मैं मेन को वोट दूंगा, मैं जेरोक्स कॉपी को और कॉपी को क्यों वोट दूंगा? जो पार्टी 30 दशकों से, पालमपुर अधिवेशन से राम मंदिर के लिए खड़ी है, अयोध्या के साथ खड़ी है, कोई भी वोटर उसके साथ जाएगा। जो आज फैंसी ड्रेस की इतने तिलक लगाकर रुद्राक्ष पहन के आ गए, उनके साथ क्यों जाएगा? तो चाहे योगी आदित्यनाथ याद दिलाएं ना दिलाएं, लोगों को पता है 31 साल 30 साल पहले क्या हुआ था। चाहे योगी आदित्यनाथ याद दिलाएं ना दिलाएं, सबको पता है केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, मायावती ने, सबने क्या कहा है राम मंदिर के बारे में। तो वो सबको पता है कि कौन राम के साथ खड़ा था। नहीं, पर पता है तो योगी आदित्यनाथ और सुधांशु त्रिवेदी और उप मुख्यमंत्री सब याद दिला क्यों रहे हैं? फिर आप बोलिए, आप इस कार्यक्रम के बीच में भी आप वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव है वो देख रहे हैं। देखिए सुशांत, जब भी हम कोई बात रखते हैं तो इतिहास, और ये तो इतिहास भी नहीं है, 20-30 साल को तो आप इतिहास ही नहीं करेंगे, तो करंट पॉलिटिक्स है। तो कोई भी अगर मैं बात रखूंगा तो एक कॉन्टेक्स्ट तो रखूंगा, तो उसको कॉन्टेक्स्ट रखने को मेरे ख्याल से याद दिलाना नहीं, और वो लोगों को पता है, लोगों को पता है वो बात, कोई भूल नहीं गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या बातें होती थी राम मंदिर पे। मतलब राहुल गांधी कहते थे कि जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। जब 2012 में अखिलेश की सरकार बनी तो वो इतने पैरानॉइड थे कि जो वीएचपी की कार्यशाला में पत्थर आता था राजस्थान से, वो पत्थर आना रोक दिया, जबकि तब तो वर्डिक्ट भी नहीं आया था। उनको इतने डरे हुए थे राम के नाम से कि वो पत्थर आना बंद कर दिया। 5 साल पत्थर नहीं आ पाया विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या की कार्यशाला में। तो सबको पता है वो जानकारी, बस उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हैं। बड़ा विषय वो नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, बड़ा विषय ये है कि अब कैसे सब मौसमी राम बन गए, जिन्होंने इतने बुरे स्टेटमेंट दिए, जिनके लिए राम काल्पनिक थे। सतीश प्रकाश जी, ये मौसमी राम जो है, लेकिन वोट नहीं मिला। जनता क्या इनको पहचान रही है? आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में मौसमी राम, और जैसा कह रहे हैं शांतनु गुप्ता जी की फैंसी ड्रेस वाले राम भक्त और जेरोक्स कॉपी वाले राम भक्त, इनको कोई क्यों चुनेगा? देखिए सुधांशु जी, राम का अस्तित्व और दीपावली का आयोजन, ये इस देश की जनता हजारों साल से दीपावली मनाती आ रही है। सरकार का काम लोगों को ये सिखाना नहीं कि आपको दिवाली कैसे मनानी है, दीवे कैसे जलाने। सरकार का काम है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, देखिए एक सवाल है यहाँ कि भारत में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण के प्रसंग है। अगर आप दक्षिण की रामायण कुछ और कहती है, उत्तर की रामायण कुछ और कहती है, नेपाल की रामायण कुछ और कहती है। वहां अभी आपने देखा होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने अयोध्या को लेकर के कुछ सवाल उठाया था। मेरा मानना ये नहीं है। देखिए आज दीपावली का मौका है,
और ये महामारी काल में है। और ऐसे में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने एक एक परिवार ने 8-8 लोगों की जान गंवाई है। उन बिना अपने परिजनों के बीच में आज जिन लोगों ने अपने परिजन गंवाए हैं, उनके बिना उन लोगों को दीपावली मना रही है। और कहीं ना कहीं ये दीपावली ये याद दिलाएगी कि उनके परिजनों के लिए सरकार की तरफ से ना उनके जीते जी, ना उनके पास हॉस्पिटल था, ना उनके पास दवाइयां थी, ना उनके पास ऑक्सीजन थी, और मरने के बाद ना उनके अंतिम संस्कार का सरकार की तरफ से कोई आयोजन किया गया। मेरा कहना यह है कि महामारी गई नहीं है। 12 करोड़। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, सतीश जी रोक रहा हूं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर यह है कि WHO ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहा हूं। कोवैक्सीन को WHO की भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, इसको WHO कब मंजूरी देगा इसका इंतजार चल रहा था और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए ये मंजूरी अब WHO ने भी दे दी है। इसके पहले हमने देखा था कैसे अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मॉरिशस से लेकर फिलिस्तीन से लेकर अलग अलग देशों ने अपने स्तर पर कह दिया था कि वो कोवैक्सीन को मंजूरी दे रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि WHO ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब G20 के सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने दुनिया को बताया था कि कैसे भारत जो है वो कई 100 करोड़ वैक्सीन बनाने की स्थिति में है आज की तारीख में, और इसीलिए भारतीय वैक्सीन को तुरंत मंजूरी मिलनी चाहिए। दुनिया के लिए जरूरी है और अब इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है WHO की तरफ से भी। तो आज दिवाली, छोटी दिवाली के दिन कहिए, एक और बड़ी और अच्छी खबर आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अब दोनों वैक्सीन जो हैं वो WHO अप्रूव्ड हैं और अब इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के जितने देश हैं वहां पर भी आप जा पाएंगे। कोवैक्सीन अगर आप लेते हैं, दुनिया के दूसरे देश भी इसको मंजूरी दे देंगे। अब बहुत कम वक्त में लगेगा मुझे लगता है। और उसके बाद जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी यहां पर, वो आराम से अब बाहर जा पाएंगे अलग अलग देशों में पढ़ाई करने, काम करने, रोजगार के लिए, दूसरी चीजों के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। पीएम का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं अभी बस थोड़ी देर में कि उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है, क्योंकि बड़ी खबर देश के लिहाज से है ये। प्रधानमंत्री लगातार इस बात के लिए भी कहते रहे हैं लोगों से कि वैक्सीन लीजिए। जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनसे भी वो अपील करते रहे हैं कि भाई आप वैक्सीन लीजिए। तो अब जिन लोगों के मन में शायद ये संशय रहा होगा कि कोवैक्सीन लेंगे तो बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उनका वो डर भी खत्म हो गया है। पीएम ने अभी ट्वीट किया, अभी तक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के प्रबंध किए गए। अब हर घर दस्तक के मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब घर घर जाकर वैक्सीन लगेगी। सीनियर डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वली साहब, अब WHO ने भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसका अगर आप सरल शब्दों में दर्शकों के लिए मायने समझा सकें भारत और दुनिया के लिए। सबसे बड़ी तो आज दिवाली के मौके पर पूरी भारत की जनता के लिए और भारतवासियों के लिए और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए मुबारकबाद। और उन्होंने ये मुद्दा अभी G20 के जो सम्मेलन में भी उठाया था और WHO को बहुत दिन बाद इसका ख्याल आया कि इसको उन्होंने अप्रूव किया। 16 देशों में ये वैक्सीन यूज हो रहा है। ये वैक्सीन सेफ है, इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। इसके बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कम होते हैं। पूरी तरह भारत बायोटेक ने, डॉक्टर एला ने इसको बनवाया है। हमारा स्वदेशी वैक्सीन है ये, और स्वदेशी वैक्सीन हम गर्व से 16 कंट्रीज से ज्यादा को सप्लाई कर चुके हैं। और इसमें सेफ्टी ये है कि बच्चों पे भी ये ट्राई हो चुका है और इसके बच्चों के ट्रायल मौजूद हैं। और जो इसके ओनर हैं उन्होंने बड़े इमोशनल होकर ये कहा था कि अगर मेरी 6 साल की ग्रैंड डॉटर को भी ये वैक्सीन दिया जाए तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसका मतलब हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वैक्सीन बना रहे हैं। इसका कंपोजिशन पूरा पता है, इंटरनेशनल क्वालिटी है। और आज ये बहुत सुखद विषय है कि अब हम और तेजी से अपने वैक्सीन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि अभी साथ साथ ये भी बताना चाहिए लोगों को कि 26% लोगों को वैक्सीन डबल डोज मिली है, बाकी को नहीं मिली है। इसलिए उन सब के लिए ये नितांत आवश्यक है कि आगे आएं और उत्सव का मौके के साथ टीका का उत्सव मनाएं और दिवाली के बाद बहुत जल्दी अपने टीकाकरण को पूरा कराएं।
कोवैक्सीन हमारा स्वदेशी वैक्सीन है, ये होल वायरॉन वैक्सीन है, बहुत सेफ वैक्सीन है और वेल ट्राइड वैक्सीन है। इसकी फेज 3 में जो है बहुत बड़ी तादाद में ट्रायल्स हुई थी और WHO ने बार बार इसको मना किया था, तो बहुत सी टिप्पणियां भी हो रही थी WHO पर और इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी कोई विदेशी ताकत है जो हमारी वैक्सीन को बाहर जाने से रोक रही है। और दो तरह के नुकसान हो रहे थे, जो व्यापारी वर्ग है वो बाहर ट्रेवल करना चाह रहा था, जो ट्रेवलर्स थे इंटरनेशनल उनको परेशानी हो रही थी, उनको वीजा नहीं मिल रहा था, और हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी। जिनको कोवैक्सीन लगा था उनकी वो कोवैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मानी जा रही थी। तो ये दो बड़े तबके जो हैं हमारे, एक तो ट्रेवलर्स का जो बड़े लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं और जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। और हम लोग, आपको लगता है डॉक्टर वली इससे और अब वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ेगी? कुछ लोग जिनको लगता था कि कहीं बाहर जाने में दिक्कत ना आए और इसलिए वो शायद कोवैक्सीन नहीं ले रहे थे, वो हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी अब? दबे हुए शब्दों में लोग हिचक रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे कि वो कोवैक्सीन हम लगवा के क्या करें, हमारे तो किसी काम में नहीं आएगा जब हम बाहर जाएंगे। तो वो वाला एक सेगमेंट जो है बहुत बड़ा था और अब उस सेगमेंट के लिए आज मुझे बहुत हर्ष का विषय है ये हमारे और आपके सबके लिए। बिल्कुल, देश के लिए बड़ी खबर है जो आप कह रहे थे, दिवाली पर बड़ा तोहफा है ये। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलना कितनी बड़ी खबर देश के लिए और देश के लोगों के लिए? जी, जिस तरह से पूरा विश्व जानता है वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत आज नहीं बहुत समय से अव्वल दर्जे पे रहा है और काफी वैक्सीन का निर्यात भी किया करता था। कोवैक्सीन वेल टेस्टेड फेज सारे ट्रायल से पास हो चुका था, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ कमी की वजह से WHO इसको परमिशन नहीं दे रहा था। इसमें लोग हेजिटेंट जरूर थे कि अगर मैं कोवैक्सीन लगवाऊं तो क्या विदेश में जाऊंगा, मान्यता होगी नहीं होगी। तब भी हम लोग फुल्ली कंफर्म थे क्योंकि वैक्सीन का जो बेस था इतना स्ट्रांग था एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन का कि जिसके कारण उनको परमिशन देनी है। यस, लेकिन इसमें हमारे जो मंत्रालय में खासकर PMO और PM का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अच्छे संबंध होने के कारण इसको बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस कराया। और ये जो आपने कहा कि जिनके मन में दुविधा की स्थिति थी वो दिवाली के बाद देख लीजिए कि उनका कितना मास टर्नओवर होता है वैक्सीनेशन प्रोसेस में, और ये एक सच में बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हम ऑलरेडी मौजूद थे, उस पर WHO की स्टैंपिंग लग गई। अंशुमन जी, वैसे तो ऐसी चीजों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश की विडंबना है कि मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस अभी बहुत वक्त नहीं बीता और उसमें सुरजेवाला साहब ने कहा था कि WHO कोवैक्सीन को मंजूरी क्यों नहीं दे रहा, वक्त क्यों ले रहा है, इससे लोगों के मन में डाउट है कि वैक्सीन ठीक है भी या नहीं है। अब उनकी पॉलिटिक्स तो अलग, लेकिन क्या इसका इससे कोई लेना देना था? और अब क्या लोगों को, चूंकि WHO ने कह दिया इसलिए मान लेना चाहिए कि वैक्सीन 100% सेफ है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती है। मैं हर समय कहता हूं कि राजनीति को स्वस्थ नहीं बना सकते हो तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग से राजनीति खत्म कर दो। और जो भी महाशय ने पहले इस तरह की टिप्पणी की थी, मैं या कोई भी डॉक्टर उनको इंटाइटल नहीं मानता है कि वैक्सीन पे आप कमेंट करें, आपको जानकारी नहीं है। इससे और दुष्प्रचार करते हैं, कंट्री में वैक्सीनेशन स्पीड को रोक दी जाती है कि अगर ऐसा है तो WHO मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। क्या इसके प्रोसेस जिसको हम SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इनको पता है कि किस तरह से WHO के पास सबमिट होती है, कितने पीयर रिव्यू होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रिव्यू के बाद परमिशन मिलती है। इसलिए बच्चों को खिलौना ये राजनेता ना समझा करें कि किसको डिप्लोमेसी। ये जरूर है वैक्सीन कारगर थी, हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई थी, प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है टाइम लगा और आज अप्रूवल मिल गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर वली आपका बहुत शुक्रिया। वरुण भसीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शकों को मैं ये भी याद दिला दूं, वो तस्वीर भी लोगों ने देखी थी कि कैसे WHO के प्रमुख के साथ अभी जब PM नरेंद्र मोदी की G20 में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने वहां पर भी जिक्र किया था कि अब कोवैक्सीन को जल्दी अप्रूवल दीजिए भाई। तो प्रधानमंत्री का जो रोल रहा है उसको भी बड़ा अहम माना जा रहा है और भारत का जो दुनिया के लिहाज से रोल रहने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर, उस लिहाज से भी एक बड़ा कदम है ये WHO का कोवैक्सीन को मंजूरी देना। वरुण भसीन के पास चलता हूं। वरुण, और क्या जानकारी है अब ये अप्रूवल मिलने के बाद? क्या भारत के लोग अब किसी भी देश में जा सकते हैं जिन्होंने कोवैक्सीन ले रखी है, या अलग अलग देश अभी इसको लेकर मंजूरी देंगे?
जी बिल्कुल, देखिए जो अभी अगर हम देशों की बात करें तो 11 देशों में, 12 देशों में इससे पहले ही कोवैक्सीन पहले ही अप्रूव हो चुकी है। वो WHO का इंतजार नहीं किया गया था, क्योंकि अगर हम अपने देश में देखें तो 12 से 15 करोड़ लोग जो हैं वो पहले से ही कोवैक्सीन लगवा चुके हैं और उसका एक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 6-7 महीने में हम देखें तो वो अपने आप में एक अप्रूव्ड हो चुकी थी। हालांकि भारत को WHO के अभी इंतजार नहीं था, भारत में पहले से लग रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि देश में जो WHO ने आज से पहले जो 5 वैक्सीन अप्रूव की हैं उनसे भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, बहुत सी ऐसी वैक्सीन है जिनको पीछे छोड़कर उनसे अच्छी एफिशिएंसी के साथ कोवैक्सीन ने अपने सभी डेटा को अप्रूव किया था। तीनों फेज की हम बात करें जो ट्रायल्स की, उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। डॉक्यूमेंट्स टाइम पर पहुंचाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी जो थी वो देर कर रही थी। इसमें अगर मैं आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को वो इफेक्टिवनेस बताऊं, यानी कि एफिकेसी बताऊं, तो कोवैक्सीन की एफिकेसी 77.8 है। यानी कि ये बहुत से ऐसे सिनोफार्म की मैं बात करूं या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की बात करूं, मॉडर्ना की बात करूं, तो उनके डेटा से भी इस वक्त मजबूत नजर आई थी। मैं टेक्निकली और साइंटिफिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट थे उन पे 65.2, यानी कि जो डेटा की जरूरत थी, जो अप्रूव होने की बात है, यानी कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, ये एफिकेसी उनको जवाब दे रही थी कि सबसे पहले तो जो तीनों ट्रायल हुए हैं, पूरे तीनों ट्रायल अच्छे से हुए हैं, हजारों लोगों पर इसको प्रमाणित किया गया है। उसके बाद ही हमने WHO को बोला है कि जी ये भारत की बनी हुई वैक्सीन है, आपको इस पर भरोसा करना होगा। हम अपने लोगों को लगा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या सही और गलत है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बात करें WHO की, तो आज उसी बात को, चाहे देर से ही सही, उसी बात को WHO ने भी मान लिया है कि आपने जो वैक्सीन बनाई है, भारत की बनी हुई वैक्सीन, इस वक्त पूरे देश दुनिया को समझ जाना चाहिए कि ये अच्छे से और पूरे एक प्रक्रिया के साथ बनी हुई है। तो चाहे हमारे देश में जो लोग सवाल उठाते हैं या फिर देश के बाहर सवाल उठाते हैं, देश के लिए एक देखिए, ऐसा नहीं कि WHO नहीं कहता तो हमें कोई, या देश की एक बड़ी आबादी को कोई शक रहता कि कोवैक्सीन जो है वो असर दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। लोग लगवा भी रहे थे, ठीक है, एक टेक्निकलिटी होती है कि आपको बाहर जाना है तो WHO के अप्रूवल से उसमें फायदा हो जाता है। और हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको WHO ने अब कह दिया तब शायद मानेंगे। हर चीज़ में उनको सबूत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन भी बता रहे थे एक ज़माने में, लेकिन अब WHO ने भी अप्रूव कर दिया। देश के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा दिन है, बड़ा लम्हा है कि भाई आपके यहाँ बनी हुई वैक्सीन को दुनिया स्वीकार रही है। और अभी आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे, टेड्रोस जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे PM की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुद्दा उठाया था इसको लेकर। अयोध्या में आज दिवाली मनाई जा रही है, भव्य दिवाली मनाई जा रही है और उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, कुछ राम भक्तों पर गोलियां चलाए जाने की बातों को याद दिला रहे हैं और कुछ काम क्या हुआ नहीं हुआ इस पर सवाल उठा रहे हैं। आज इसी पर हम राष्ट्रवाद में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी की प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सतीश प्रकाश दलित थिंकर जुड़े हुए हैं। सतीश जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ा, बड़ी खबर आ गई थी, अब आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, देखिए सुशांत जी, मैं इसी बात को कह रहा हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि सरकार 12 करोड़ दीपक जलाती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो है कोई ऐसी दवाइयां बनाती है, ऐसी व्यवस्था बनाती है कि 12 लोगों की जिंदगी बचा दे। देखिए, भारतीय संविधान भी यही कहता है कि सरकारों का काम आस्था को बढ़ावा नहीं है। सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच में जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ाएं। आज WHO की जो बात है, देखिए WHO ने सही कहा, बिल्कुल WHO के ऊपर पहली बार ये आरोप नहीं लग रहे। WHO की तो कोरोना महामारी को लोगों को टाइम पे इंफॉर्मेशन ना देना, ऐसे आरोप तमाम देशों ने लगाए। बाकायदा अमेरिकन राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब थे, उन्होंने तो तमाम आर्थिक मदद थी उसको भी रख दिया और उसके ओरिजिन को लेकर के भी सवाल था। मेरा मानना यह है कि ये भारत सरकार की नहीं, पूरे देश की जनता की एक बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं महामारी से लड़ने के लिए लेकिन सतीश जी, आपने कहा कि सरकारों का काम नहीं है दिवाली मनाना या इस तरीके की चीजें करना। मेरे मन में प्रश्न ये है कि क्या अपना बर्थडे नोट की मालाओं से मनाना या अपनी मूर्ति बनवाना या अपने बर्थडे पर कोई सैफई महोत्सव जैसा काम करना या राम जी के नाम पर पूरा अयोध्या सजाना और वहां दिवाली मनाना, इन तीनों में से आपको बेटर कौन सा लगता है? नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि सरकारों का काम है। देखिए, जिन आप पार्कों की बात करते हैं, ये सब लोगों का अधिकार है कि जिन लोगों को इतिहास में सही स्थान नहीं दिया गया, ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। बाबा साहब को जिस तरह का तमाम जो दलितों के महापुरुष हैं उनको प्रतिस्थापित करना, उनकी याद में स्मारक बनाना कोई अपराध नहीं। मैं तो मायावती जी का जिक्र कर रहा हूं जो नोटों की माला पहनती थी अपने बर्थडे में, उससे तो बेटर है अयोध्या में दिवाली मनाना। सुनिए सुशांत जी,
भारत में स्पेशली हिंदुओं में जिसकी शादी हुई हो, किसने नोटों की माला ना पहनी हो? अब क्या ये अरे भाई साहब, सतीश जी, ये आप अलग लेवल पे डिफेंड कर गए। सतीश जी आप अलग लेवल पे डिफेंड कर गए भाई, कि शादी में नोटों की माला पहनी जाती है, इसलिए मायावती ने बर्थडे में वो हजार की नोटों की माला पहनी। सुनिए, इस मनोस्थिति से बाहर निकलिए कि दलित के गले में जूतों की माला डालेंगे। दलित का भी अधिकार उतना ही है। इसमें कोई दलित एंगल नहीं है। प्लीज 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 सतीश जी, प्लीज भगवान के लिए ऐसा ना कीजिए, ये जुल्म ना करें आप कि भाई वो मायावती ने माला पहन ली। अच्छा, अपनी मूर्ति बनवाई, अपनी मूर्ति बनवा के गलती की है तो मायावती ने एक्सेप्ट कर लिया, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं मायावती ने तो अपनी मूर्ति बनवाकर या मूर्तियां बनवाकर गलती की, ये तो खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप तो एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए पिक्चर का एक नजरिया नहीं हो सकता। अगर 600 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने पार्क बनाए, उनके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। यही बीजेपी की सरकार 3000 करोड़ रुपए का गुजरात में बाकायदा पटेल साहब की तस्वीर लगाती है, 3500 करोड़ रुपए शिवाजी पार्क के नाम पर खर्च करती है। देखिए चीजों का, देखिए सुनिए, पटेल साहब का नहीं बनना चाहिए था। इसकी तस्वीर लगेगी पटेल साहब का और मायावती का जीते जी अपनी मूर्ति बनवाना, दोनों आपको सेम लगता है? कि हम एक ऐसी सोसाइटी के बीच में रहते हैं कि जहाँ पे आप दीपावली मनाइए, कहीं कोई दिक्कत। शांतनु गुप्ता, क्या जो तर्क सतीश जी दे रहे हैं कि शादी में लोग नोट की माला तो पहनते ही हैं, मायावती पहनती थी तो क्या बड़ी बात हो गई, अपनी मूर्ति बनवा दी तो क्या बड़ी बात हो गई, पटेल जी की भी तो मूर्ति बनी। अधिक सुशांत भाई, आपने ठीक कहा कि सतीश जी आज एक अलग ही लेवल पे चले गए डिफेंड करने के लिए कि शादी में कुछ नोटों की माला पहनने का जो भारत का रिवाज है और करोड़ों रुपए की जो माला पहनाई गई मायावती को, वो बराबर है। या सरदार पटेल की मूर्ति इतने सालों बाद उनको स्थापित करना, जिनको बुला दिया गया था नेहरू के व्यक्तित्व के अंदर, वो शादी वाली जो माला होती है वो नकली नोटों की होती है, वो मायावती की अपनी मूर्ति खुद बनाने के समान है। तो मेरे ख्याल से इस तर्क को दर्शक खुद ही देख लेंगे, मुझे इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सुनिए, मायावती जी दलित मूवमेंट की हिस्सा है, उनके लोग, उनके मानने वाले, आप भी हैं, आप भी हैं। आपके बर्थडे में आपके दोस्तों ने कभी नोटों की माला आपको पहनाई है? बताइए मुझे। आप भी दलित थिंकर हैं, इस शो में दलित थिंकर के तौर पर बैठे हैं, आपको आपके दोस्तों ने कभी नोटों की माला पहनाई, आपकी मूर्ति बनाई मायावती जी ने कहीं? देखिए सुशांत जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यही है चीजों को इतना, मायावती दलित है, आप दलित नहीं है। चाहिए। सुनिए, देखिए मेरा कहना ये है कि अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे, हम भी देखिए दलित कहीं बाहर से तो आया नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा ना कि आर्यस जो है घोड़े पे बैठ करके कहीं वहां से आगे हो। अरे हम मूल निवासी है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी अवसर के ऊपर, किसी भी उत्सव के ऊपर लोगों के गले के अंदर नोटों की माला पहनाई जाती है। अगर वहां बहन जी के समर्थक, अगर उनको अच्छा लगता है, उन्होंने नोटों की माला अगर डाली है, तो इसमें किसी को ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए मुद्दा ये नहीं है आपने कोई लूट का पैसा है या हमने किसी उद्योगपति से पैसा लिया है या किसी को देश को, तो अभी तो आप समझा रहे थे अयोध्या में दिवाली मनाना सरकारों का काम नहीं है, वो भी तो किसी की लूट का पैसा नहीं है, लोगों की सेंटीमेंट की बात है। घनश्याम जी, क्या अयोध्या में दिवाली मनाना कोई पाप है क्या? बताइए, सरकारों का काम नहीं हो सकता ये दिवाली ऐसे मनाना? सुनिए, एक मिनट, आप घनश्याम जी बोल रहे हैं, बहुत देर से चुप है वो। घनश्याम जी, ना जाती अयोध्या का राजनीतिक बहुजन समाज पार्टी ने दूर किया है। देखिए जब से सनातन धर्म में अयोध्या का स्थान रहा है, तब से वहां दिवाली मनाई जाती है। तो कोई पार्टी ये कहने लगे कि हम 4 साल में हम सरकार में आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आए, हम सरकार में आए तो देश के घरों में दिवाली के दिए जलने लगे, उस पार्टी का पाखंड है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं देश के लोगों को बधाई देता हूं कि कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला है WHO से। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भारत की डिप्लोमेसी के एक मजबूत पक्ष को दिखाता है। भारत की 2 वैक्सीन है, दोनों के आधार पर लोग ट्रेवल कर सकते हैं। ये देश के लिए अच्छी खबर है और इसमें सरकार की भूमिका अहम है, तो ये सरकार के लिए भी अच्छी खबर है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कामों की बात है, मैं इस बात के लिए भी अपराजिता जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम बहस में अपनी सरकार के कामों को तो गिनाया। और उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी दर्शक यदि उसके घर की आय बढ़ी हो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में, या फिर उसको रोजगार मिला हो, उसके आसपास की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई हो,
जिन्होंने सड़कों का जाल का उसके आसपास का गांव या शहर स्मार्ट शहर बन गया हो, या फिर 18 मिनट 15 मिनट में जो इन्होंने कहा एम्बुलेंस मिल जाती हो, ऐसा कुछ भी हुआ, उसके जीवन में मूलचूल परिवर्तन अगर इस सरकार ने किया है, आप बेशक स्वयं वोट करें और अपने पड़ोसियों को वोट करवाएं। मेरा ये आरोप है कि इस सरकार ने किसी भी परिवार के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, इसीलिए इन्हें पाखंड का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इन्हें ऐसे लोगों के इश्तेहार निकालने पड़ते हैं जिनके ऊपर घोटालों का आरोप है, और ये मूल आरोप है। और इसलिए अगर आपका कोई भी दर्शक मानता है कि उत्तर प्रदेश को रोजगार के एजेंडे की आवश्यकता नहीं है, और ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर अस्पतालों की आवश्यकता नहीं है, वो मानता है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, ये मानता है कि अजय मिश्रा जिसके ऊपर आरोप है कानून के रास्ते को बहकाने का, जिसके बेटे के ऊपर आरोप है किसानों को रौंदने का, इस तरह के लोग देश के गृह मंत्री बने रहना चाहिए। घनश्याम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, जो इलेक्शन के नतीजे आएंगे वो तो तय कर देंगे काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप बार बार जब डिबेट में आते हैं, और देखिए इस डिबेट में बार बार काम की चर्चा भी होती है, आप बताते हैं क्या नहीं हुआ, दूसरी तरफ से बताया जाता है क्या हुआ है, तो जनता तय कर देगी। लेकिन आज जब हम अयोध्या की बात करते हैं घनश्याम जी, तो लोग ये पूछेंगे ना कि आपने अपने 5 साल में सैफई महोत्सव तो मनाया, लेकिन आपने कभी अयोध्या में ऐसी दिवाली मनाई क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा कि किसी भी चैनल में इस देश में जिस तरह के राष्ट्रवाद को मैं जानता हूं, जिस तरह की आस्था को मैं जानता हूं, उसमें दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर अपना राष्ट्रवाद और अपनी आस्था मजबूत नहीं की जाती है। दूसरी बात कि हमने अयोध्या में क्या क्या किया, ये आप अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, उन 5 सालों में देखिए जिस तरीके से हमने अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम किए। तीसरी बात, अगर कुछ गिना दीजिए आपने अयोध्या में क्या क्या किया था सर। अगर हम बता रहा हूँ आपको, अगर हमने पूरे प्रदेश में डायल 100 की व्यवस्था की, अगर हमने पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का भविष्य तय किया और एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, हमने मेट्रो बनाकर दिखाया, हमने विधवा पेंशन दी, हमने बच्चों को लैपटॉप अयोध्या के लिए स्पेशली क्या किया सर? क्या ये अयोध्या के लिए हमने जो अयोध्या में, चाहे वो म्यूजियम हो, रामायण म्यूजियम हो, या फिर अयोध्या की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर अयोध्या के अंदर जो सड़कों और सीवेज लाइन का निर्माण हो, जो अयोध्या शहर की बेहतरी के मूलभूत काम हो, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे बेहतर काम किया है तो इसे आप प्रदर्शित घनश्याम जी, लेकिन मैं कहूंगा आप थोड़ा अयोध्या का जब गिना रहे हैं तो आपके फ्लो टूट जा रहा है, सोचना पड़ रहा है थोड़ा आपको। नहीं, अगर आप जिले के सिलसिलेवार पूछेंगे तो मैं जरूर आपको एक पूरा लिस्ट दे दूंगा, लेकिन उसको मेरे ऊपर डिपेंड करने के बजाय आप ठीक है। शांतनु जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। शांतनु जी, क्या बहुत अयोध्या के लिए काम हुआ सपा के काल में? सुशांत भाई, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरा अयोध्या जाना बहुत हुआ। जब मैं योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिख रहा था तो गोरखपुर जाते समय लखनऊ के बीच में अयोध्या पड़ता है, तो 2017, 18, 19 में, और मैं 2-3 साल पहले ये दिवाली भी देखता था। अयोध्या 2017 में ऐसा टाउन था कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। वहां पे घाट गंदे होते थे, बहुत छोटी सी आरती होती थी, ना नाव ठीक से चलती थी, वहां के तार लटकते रहते थे। आज की अयोध्या को सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने से क्या होता है, आपके स्टेट के सेंटर के फंड ज्यादा आने लगते हैं। सारा जो बिजली का तार जो झमे रहते थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए। जितने करीब 17-18 बड़े घाट थे, छोटे घाट थे, ताल थे, वो सब साफ हुए। तो अयोध्या बहुत अलग है। पहले ऐसा कुछ भी खास नहीं होता था अयोध्या में। घनश्याम जी, मेरे ख्याल से घनश्याम पता नहीं क्या गिना पाएंगे। मैंने अयोध्या को हर 6 महीने में देखा है जैसा 5 साल में। अगर मैंने जैसे कहा कि आप किसी भी सरकार के काम की कंपैरिजन करते हैं, काम का कंपैरिजन कीजिए। अगर इन्हें घाटों को बनाना आता तो क्या लखनऊ में जो रिवर फ्रंट बना है उसको इस तरीके से गंदा हो रहा होता, जो कि गोमती रिवर फ्रंट बना है, या जितने भी नदियों पे काम हुए हैं, क्या अगर ये लोग इतने ही मजबूत होते नदियों को बेहतर करने में, तो क्या गंगा में लाशें तैर रही होती? भारतीय जनता पार्टी के पास काम दिलाने को नहीं है। ये अलग बात है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अगर आपको काम पे चर्चा करनी है, बिल्कुल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहिए कि अपने काम रखें, या तो वो काम रखें जो उनके संकल्प पत्र में लिखा है, या वो काम रखें जो उनके संकल्प पत्र में नहीं लिखा है। मैंने तो यहां तक कह दिया कि आपके एक भी दर्शक को उसके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन इस सरकार के 4.5 साल के काम से हुआ है, बिल्कुल वोट दीजिए। अपने पड़ोसी से भी कहिए वोट दीजिए। लेकिन अगर आप महंगाई से अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ देखी है सर। घनश्याम जी, मैं खुद नोएडा में रहता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि नोएडा में अगर आप एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाइए तो उधर एक पार्क बनाया गया, बड़ा सा पार्क, और उसमें लेजर शो भी होता है। एक दिन गया था, मैं भी अपने बीवी बच्चे को लेके गया, तो मैंने देखा गरीब लोग भी आए थे, क्योंकि मुफ्त में था, कोई पैसा नहीं लग रहा था। गरीब लोग भी आए थे, गरीबों के बच्चे भी आए थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे।
इसको थोड़ा आप कुछ, ये पार्क बनाना, ये लेजर शो बताना उत्तर प्रदेश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, इसको कुछ योगदान मानते नहीं मानते? बिल्कुल, आप देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और आप देखिए जो जनेश्वर मिश्र पार्क बना है लखनऊ का, मुझे लगता है कि अगर कोई भी आंकड़ा आप जुटाएंगे तो पूरे भारत में जितने लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में किसी महीने में आते हैं, उतना देश के किसी अन्य पार्क में नहीं जाते होंगे। तो और उससे लोगों का रोजगार चलता है, उसे पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ को एक देश के पटल पर एक जगह मिलती है। आप जाकर के देखिए, तो अगर कोई सरकार के पास काम है दिखाने को, काम दिखाइए, लेकिन आपके अखबारों में तो सरकार के काम की तस्वीर नहीं आती है। ठीक है सर, आपने बताया आपने क्या किया अयोध्या के लिए। अयोध्या की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ लोग और गिना रहे हैं। अपराजिता जी बता रही हैं काम क्या हुआ, शांतनु अपना बता रहे हैं काम क्या हुआ, सतीश जी कह रहे हैं क्या काम हुआ नहीं हुआ, जनता तय करेगी। हम तस्वीरें आपको दोनों दिखा रहे हैं। अयोध्या में दीपों वाली दिवाली की भव्य तस्वीर है, उधर केदारनाथ की भव्य दिवाली की भी तस्वीर है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम्स दोनों जगह पर मौजूद हैं। केदारनाथ की भी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या की भी लाइव तस्वीर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। दोनों जगह जो सजावट है, जो भव्यता है, जो लोगों का उत्साह है, वो देखने लायक है। और केदारनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवाली के अगले दिन जाने वाले हैं।